नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल की संरचना देखेंगे, उसमें एनोड कैथोड जो इलेक्ट्रोड हैं वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होगा, विद्युर्वक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग करेंगे, उसमें क्रिया क्या होगी और आपको EMF कैसे मिलेगा, और उसकी संरचना देखेंगे। संरचना के आधार पर आपको संपूर्ण वर्गीकरण करवाऊंगा, नियमित पैटर्न के आधार पर 0 लेवल से बताऊंगा, ताकि भविष्य में जब भी कोई एग्जाम हो तो डैनियल सेल से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, टेक्निकल हेल्पर की जो एग्जाम आ रही है उसकी दृष्टि से देखते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि डैनियल सेल से मुख्य पॉइंट कौन से हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। और ये आप जानते हो कि डैनियल सेल कौन सा सेल है। अपन पढ़ रहे हैं सेल एंड बैटरी का चैप्टर, और सेल एंड बैटरी में आपको पता है कि प्राइमरी सेलों का अध्ययन कर रहे हैं, और प्राइमरी सेलों में वोल्टाइक सेल देखा। वोल्टाइक सेल के बाद डैनियल सेल नंबर आता कि वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप ही डैनियल सेल है। तो आज क्या देखेंगे, डैनियल सेल के बारे में देखेंगे। डैनियल सेल, अब ये देखना कि इसकी खोज किसने की। खोज के बाद आपको ये बताऊंगा इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और किस प्रकार इसकी संरचना है। ये देखें, इसकी खोज किसने की, सन 1836 में देखा जाए। कब? 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और प्रोफेसर था डैनियल। कौन था? डैनियल प्रोफेसर था। प्रोफेसर डैनियल ने इसकी खोज की थी। प्रोफेसर डैनियल ने, और उसकी खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक है। सबसे पहले वोल्टाइक सेल बना था। और ये किस प्रकार का सेल है? ये वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप है। किसका? वोल्टाइक सेल का। वोल्टाइक सेल का सुधरा रूप है। ऐसे मान लो कि वोल्टाइक सेल में कुछ कमियां थी और उसको सुधार के ये डैनियल सेल बनाया गया है। एक ये देखना है। अब आपको इसकी मैं सबसे पहले दिखाऊंगा संरचना के आधार पर। देखो सेल में क्या क्या पूछा जाता है। सेल में यदि आप एग्जाम की दृष्टि से देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है, इसका EMF पूछा जाता है, एनोड कैथोड किसके बने होते हैं वो पूछा जाता है, और विद्युर्वक और स्थानीय क्रिया जो दोष है, जो पोलराइजेशन है जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, वो दोष कैसे होंगी और किस इलेक्ट्रोड पे होंगे, उनका निवारण कैसे होगा। और प्रत्येक सेल में यही पूछा जाता है। प्रत्येक बातें बताऊंगा, गौर से देखना और अपने नोट्स अपडेट करते चले जाना, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। चलो अब देखते हैं इसके संरचना देखता हूं। सबसे पहले देखा आप लोगों ने कि ये कौन सा सेल है, वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप है। अब आपको ये देखना है इसकी संरचना में क्या देखेंगे, ये किस प्रकार का सेल है। देखो आपको संरचना दिखाता हूँ, संरचना के आधार पर पूरा वर्गीकरण करवाऊंगा। ये इसका बाहर का, मतलब आपको बताइए क्या है, बाहर का एक अभारी आवरण है। अब भारी आवरण को कहेंगे क्या, आप लोगों को पता है, ये वोल्टामीटर है। आपको मैंने बताया कि वोल्टामीटर क्या होता है, कि जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है वह वोल्टामीटर कहलाता है। तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या रहेगा, वोल्टामीटर रहेगा। अब किसका रहेगा आपको पूरी बात बताऊंगा। ये क्या है, वोल्टामीटर कह सकते हैं या कंटेनर बोल सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, वोल्टामीटर। आप समझ गए कि वोल्टामीटर क्या है। इसमें रासायनिक क्रिया संपन्न की जाएगी, ये भारी आवरण है, इसको कंटेनर बोल सकते हैं। किसका होगा, ये तांबे का होगा। याद रखना, तांबा क्या होगा, कॉपर का होगा। ये याद रखना। इसका बाहरी आवरण किसका है, कॉपर का है। कॉपर का होगा तो इसको किसके रूप में प्रयोग करेंगे, ऐसे मान लो कि ये इसको जो बाहरी आवरण है इसको ही आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एक आपको ये देखना हो गया कि इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। याद रखना। अब कॉपर का तो इसको क्या कहेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया, ये एनोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कुछ समस्याएं आपकी सोल्व होगी कि डैनियल सेल में एनोड इलेक्ट्रोड किसका बना होता है और कौन सा भाग होता है। बाहरी भाग ये होता है जो इलेक्ट्रोड के रूप में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ गए। अब दूसरा ये देखेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है। समझ गए। तो यहां आप लिख सकते हो कि इसमें एनोड के रूप में तांबे का पात्र होता है। आप इधर लिखना चाहो लिख सकते हैं, मैं पूरी बातें यहाँ पे साथ साथ लिखूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा, पूरी आपको संरचना बताऊंगा। सबसे पहले आपने वोल्टामीटर लिया, तो एनोड के रूप में क्या है, एनोड के रूप में क्या है, कॉपर है। एनोड के रूप में क्या लिया आपने, कॉपर ले लिया, मतलब तांबे का एक पात्र लिया जिसको वोल्टामीटर कहते हैं। ये एनोड के रूप में होगा। एनोड को क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं।
ये देखना है आपको, एक हो की बात। दूसरा किसको लेंगे, इसके अंदर कैथोड के रूप में या कैथोड इलेक्ट्रोड ग्रुप में लेंगे। कैथोड इलेक्ट्रोड ग्रुप में क्या लेंगे, कैथोड के रूप में। अब ये कहोगे सर एनोड और कैथोड क्या होते हैं, किस प्रकार ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ये मैं पहले ही सबसे पहली वीडियो बनाई उसमें बता चुका हूं कि कौन कौन सी क्रिया होगी सेल के अंदर और कैसे एनोड का संरचना होगी और कैसे कैथोड की होगी, और किस प्रकार ये एनोड और कैथोड में पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करेंगे। ये पहले ही बता चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो और समझ लेते हो तो किसी भी प्रकार के सेल में आपको समस्या आने वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड में क्या लेंगे, कैथोड में जिंक प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे, जिंक, जिसको कहेंगे जस्ता। जस्ता प्रयोग करेंगे, जो किसका कार्य होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होते हैं। ये दो बातें आपके स्पष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि तांबे का जो पात्र आप लोगों ने लिया, तांबे के पात्र के ऊपर एक मतलब कि आपको ये देखना कि इसमें जो विध्रुवक के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात पोलराइजेशन दोष होता है या ध्रुवाच्छादन दोष होता है, उसको भी साथ साथ इंक्लूड करना है कि इसमें कैसे दोष दूर करेंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो आप लोगों ने लिया, तांबे का बर्तन लिया, इसमें छज्जा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ रखेंगे जिससे कि आपका जो ध्रुवाच्छादन दोष है, ध्रुवीकरण दोष है, वो दूर हो जाए। तो इसमें क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ये कॉपर सल्फेट रख दिया, ठोस कण रखेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के। CuSO4 इसके ठोस कण रखेंगे। क्या रखेंगे, ठोस कण। आपको साथ साथ दिखाते चले जाऊंगा। तो तांबे के पात्र के ऊपर क्या होगा, कुछ दोनों साइड में छज्जे के रूप में छज्जानुमा एक भाग बना होता है। इस छज्जानुमा भाग में कॉपर सल्फेट के ठोस कण रखे जाते हैं। लिख लेना साथ साथ में, इस छज्जानुमा भाग में कॉपर सल्फेट के ठोस कण रखे जाते हैं। और इस सेल का बाहरी भाग आपको बता दिया, तांबे का बना होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरेंगे ये देखना जरूरी है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसमें, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरेंगे। ये भी आपको 4-5 बातें मुख्य होती हैं जो आपको देखना जरूरी होता है प्रत्येक सेल में, क्योंकि बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, विलियन भर दिया, विद्युत अपघट्य बोलते हैं जिसको, क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। किसको ले लिया, विद्युत अपघट्य के रूप में। ये ले लिया कॉपर सल्फेट का घोल ले लिया। किसका ले लिया, कॉपर सल्फेट का घोल ले लिया। ये हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर सल्फेट का घोल, इलेक्ट्रोलाइट मान लिया। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो एक बात और आ गई, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट विलियन किसका होगा, ये होगा कॉपर सल्फेट का। दो बातें होगी CuSO4। 3 बातें आपकी स्पष्ट हो चुकी हैं। मैं आपको धीरे धीरे प्रत्येक बातें लिखाते चलाऊंगा। तो लिख सकते हैं, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। लिख लेना, इस सेल में, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। ये आप लिख लेना है। शॉर्टकट में लिखो तो मैंने आपको बता, जिसको कहेंगे विलियन। विलियन या विद्युत अपघट्य बोल सकते हैं, जिसको घोल बोल सकते हैं। समझ गए बात आपको। अब आपको ये देखना है कि ये कॉपर सल्फेट के रूप में जो कण प्रयोग किया आप लोगों ने, सेल में कॉपर सल्फेट घोल प्रयोग किया, ये क्यों किया, ये क्या करेगा। कॉपर सल्फेट का घोल आप लोगों ने लिया है, यहाँ पे कुछ मतलब कि एक घोल लिया है। ये क्या करेगा, ये ध्रुवीकरण दोष को कम करने में सहायक होगा। किसको, यही, ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, ध्रुवीकरण दोष, या लिखना ध्रुवीकरण दोष को कम करने में सहायक होता है, सहायक होगा। अब कैसे करेगा आपको ये भी बताऊंगा, ये भी लिख लेना साथ साथ में, कि कॉपर सल्फेट का घोल ध्रुवीकरण दोष, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसका ध्रुवाच्छादन कह सकते हैं, उसको कम करने में सहायक होता है। साथ साथ लिखते चले जाना। होगी बात। अब देखेंगे इस सेल में और क्या होगा। इस सेल में एक सरेंद्र पात्र होगा, पोरस पोर्ट लेंगे। पोरस पोर्ट किसको कहते हैं, कुछ जिसमें छिद्र होते हैं, महीन छिद्र होते हैं, बहुत बारीक इस प्रकार के पात्र होता है जिसमें महीन छिद्र होते हैं, कि अंदर का घोल बाहर नहीं आए और बाहर का घोल अंदर नहीं, लेकिन आपस में क्रिया जरूर कर जाएंगे। वो उसको कहते हैं सरेंद्र पात्र, जिसको कहते हैं पोरस पोर्ट। एक पोरस पोर्ट लेंगे, समझ गए। इसमें
ये ले लिया एक पोरस पोर्ट, यहाँ पे याद रखना, ये लिया पोरस पोर्ट, एक सरंध्र पात्र ले लिया और पोरस पोर्ट ले लिया अपने को ये। अब इसमें क्या भरेंगे, देखो यहाँ ये जो पोरस पोर्ट लिया है ना, इसमें तनु गंधक का अम्ल भर देंगे। ऐसे मान लो ये तनु गंधक का H2SO4 भरेंगे, ये भी ले लिया आप लोगों ने पोरस पोर्ट। इसमें भरेंगे H2SO4, जिसको बोलते हैं तनु गंधक का अम्ल। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें दो द्रव्य प्रयोग, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किए जाते हैं। इसको कहते हैं दो द्रव्य वाला सेल होता है। ये कौन सा है, यहाँ पे इसमें एक चीज बोलेगा, दो द्रव्य वाला सेल होता है। दो द्रव्य वाला सेल होता है। एक लाइन और ऐड कर लेना, साथ साथ आपको लिखवा रहा हूं, एक लाइन और लिख लेना। ये दो द्रव्य वाला सेल होता है। पोरस पोर्ट में क्या रखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड रखेंगे। यहाँ पोरस पोर्ट रखा और जे क्या क्या रखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड रखेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिख देंगे जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये रख दिया आप लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड, और यहां से इसको ऐसे कर देंगे छज्जे को यहां से, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे छज्जे में। अब ये हो गया बंद, यहाँ पे समझ गए। ये तो आपका हो गया काम यहाँ पे कि ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। ये हो गया आपकी ये, ठीक है। अब दो चीजें आ गई आपके सामने। ये तो बाहरी भाग था, देखो ये बाहरी भाग है, ये किसका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। मैंने पहले लिखवा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ये कौन सा होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। दो बातें होगी जो आपको पहले बता चुका हूं। ये किसका है, जिंक का है। किसका है, जिंक का। किस में रखा है, पोरस पोर्ट में रखा है। पोरस पोर्ट में कौन सा गोल है, H2SO का गोल है। तो लिख सकते हैं इसमें एक लंबे पोरस पोर्ट में तनु गंधक का अम्ल भरकर उसके लिखेंगे इसमें, इस सेल में एक लंबे बेलनाकार, एक लंबे पोरस पोर्ट में तनु गंधक का अम्ल भरकर उसके बीच में स्थानीय क्रिया दोष दूर करने, इसके बीच में कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में जिंक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, इस सेल में पोरस, एक लंबे पोरस पोर्ट में तनु गंधक का अम्ल H2SO4 भरकर कैथोड के रूप में जिंक का इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे। हो गई बात। अब दूसरी बात आती है कि देखो विध्रुवीकरण तो दोष इसने दूर किया। स्थानीय क्रिया दोष कैसे दूर होता है, आपको पहले पढ़ चुके हो। स्थानीय क्रिया दोष दूर करने के लिए इसके ऊपर क्या करेंगे, पारे की परत चढ़ा देंगे। तो लिख सकते हैं स्थानीय क्रिया, लिख लेना यहाँ पे, साथ साथ लिख लेना, स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन दोष दूर करने के लिए जिंक इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ी होती है। ये हो गया। अब जिंक पर पारे की परत चढ़ाना या किसी पारे की परत चढ़ाई, उसके क्या कहेंगे, अमलगमेशन कहेंगे, जो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अमलगमेशन क्या होता है, जिंक पर पारे की परत चढ़ाने को अमलगमेशन कहते हैं, ये बता चुका हूं आपको। तो मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड ग्रुप में क्या है, जिंक की छड़ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है जो कैथोड का कार्य करती है। अब ये तो होगी बात यहाँ पे। ये कौन सा है, ये H2SO4 है, ये CuSO4 है, और आपका हो गया सेल पूरा कंप्लीट। अब देखो इसमें क्रिया क्या होगी, ये आपको दिखाने वाला हूं मैं। क्रिया क्या होगी, देखो इसमें जब इस सेल को यहां से देखो, जब इस सेल को किसी भारी प्रतिरोध से संयोजित करेंगे, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी भारी प्रतिरोध से इसको कार्य लेंगे, माना कि ये हो गया आपका, और यहां से एक रेजिस्टेंस लगाया और इसके साथ कर दिया, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, दोनों को लगाएंगे, R लगा दिया यहाँ पे। अब इसको कार्य लेंगे, जब लिख लेना, जब सेल को किसी भारी प्रतिरोध अर्थात सेल को कार्य मिल लेंगे या सेल को किसी प्रतिरोध से संयोजित करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड को, तो सेल में रासायनिक क्रिया संपन्न होगी। सेल में रासायनिक क्रिया संपन्न होगी क्योंकि दो इलेक्ट्रोड हैं, सेल में रासायनिक क्रिया होगी, इसके साथ ही होगी, इसके साथ ही होगी। कैसे रासायनिक क्रिया संपन्न होगी वो आपको बता देता हूं। तो लेकिन जब सेल को किसी भारी रेजिस्टेंस से संयोजित किया जाता है तो सेल में रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। अब रासायनिक क्रिया संपन्न होती है तो किस प्रकार की होगी आप ये देख लेना, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ सारी बात। मैं वास्तव ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से मुख्य प्रश्न थे, वो साइड में मैंने आपको लिखवाए हैं। अब सरंध्र देखो, रासायनिक क्रिया होगी, यहाँ से ये जिंक इलेक्ट्रोड है,
ये किसके साथ क्रिया करेगा, H2SO4 के साथ। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सरंध्र पात्र में रखी जिंक इलेक्ट्रोड, लिख सकते हैं सरंध्र पात्र मतलब कि पोरस पोर्ट में, सरंध्र पात्र में, वोल्टामीटर में नहीं, सरंध्र पात्र में रखी जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की छड़ या इलेक्ट्रोड एक ही बात है, जिंक की छड़ या इलेक्ट्रोड तनु गंधक के अम्ल, तनु गंधक के अम्ल से क्रिया करता है। जिंक इलेक्ट्रोड किससे क्रिया करेगा, तनु गंधक के अम्ल से क्रिया करेगा। Zn किससे क्रिया करेगा, H2SO4 से क्रिया करेगा। याद रखना, Zn किससे क्रिया करेगा, H2SO4 से क्रिया करेगा। H2SO4 से क्रिया करते ही क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस विमुक्त होगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस विमुक्त होगा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस होगी और ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये ZnSO4 से क्रिया करके जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। और हाइड्रोजन गैस ये है, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये पॉजिटिव, देखो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट है जो कि नेगेटिव आयन है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन यहाँ आएंगी तो ये क्या करेगी, पॉजिटिव आयन सरंध्र पात्र से हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस विमुक्त होगी, ये बाहर आएगी सरंध्र पात्र से और कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, किसके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगी, इधर आएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। होगी बात। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ तो कौन सा हुआ, ध्रुवीकरण दोष होता है। हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है तो ध्रुवीकरण दोष होता है। ध्रुवीकरण दोष, अब देखो हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया करेगी, इससे क्रिया करेगी, किससे, CuSO4 से क्रिया करेगी। हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया करेगी, CuSO4 से। तो अब देखो यहां से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि सरंध्र पात्र में रखी जिंक इलेक्ट्रोड तनु गंधक के अम्ल से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस सरंध्र, लिख लेना अगली बात, हाइड्रोजन गैस सरंध्र पात्र से निकलकर, सरंध्र पात्र ये है सरंध्र पात्र, इससे निकलकर, सरंध्र पात्र से निकलकर CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवेश करती है। कहाँ जाएगी, इसमें आएगी। ये क्या है, ये CuSO4 है। तो हाइड्रोजन गैस सरंध्र पात्र में से निकलकर कहाँ जाएगी, CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवेश करती है। और H2 गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस, लिख लेना हाइड्रोजन गैस CuSO4 से क्रिया करती है। लिख लेना हाइड्रोजन गैस CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट के घोल से क्रिया करती है, से क्रिया करती है। बोलो इससे क्रिया करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, क्रिया करेगी यहाँ पे। तो अब देखो H2 प्लस किससे क्रिया करेगी, CuSO4 से, CuSO4 से क्रिया करेगी। ठीक है, CuSO4 से। तो पॉजिटिव आयन देखो H2SO4 देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, ये Cu के पॉजिटिव आयन, ये और यहाँ वो एक होगा H2 बचा के H2SO4, H2SO4 बचेगा। H2SO4 क्या है, एक तनुगंधक का अम्ल है। ये क्या है, इसमें तनुगंधक का अम्ल, तो ये घूम के कहाँ जाएगा, इससे क्रिया करके तनुगंधक का अम्ल जाएगा, तो ये एक तनुगंधक का अम्ल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो H2 गैस है वो कॉपर सल्फेट का जो आयन है, यहाँ ये कॉपर, ये तो आएंगे इसके पास चले जाएंगे और तनुगंधक का H2 गैस पर क्या करेगी, तनुगंधक का अम्ल बनाएगी, तनुगंधक का अम्ल बनाती है। तो H2SO4 पैदा करती है। H2SO4 अपने को इसमें चाहिए। इससे कहते हैं कि इस प्रकार इस सेल में कौन सा ध्रुवीकरण दोष नहीं होगा। इस सेल में ध्रुवीकरण दोष क्या, इस क्रिया से, कौन सी क्रिया से, इस क्रिया से ध्रुवीकरण दोष उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन, आपको पता कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वह विलयन, वह गोल जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। यहाँ आयन होंगे, तो पॉजिटिव देखो, यहाँ जो पॉजिटिव आयन हुए कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बना वो इधर आए और H2 गैस इधर आई। यहाँ क्रिया हुई, जिंक सल्फेट इधर आया, H2 गैस इधर आई। H2 गैस ने इससे क्रिया की, किससे, H2SO4 से क्रिया की, CuSO4 से क्रिया की। तो जो कॉपर के जो आयन है वो कॉपर इस बाहर के तांबे के पात्र के पास आए और H2 गैस का निर्माण हुआ, बाकी बची गैस यहाँ पे चली जाएगी। ये हुआ। तो ये तो थी आपकी क्रिया। तो लिख सकते हैं इसमें विध्रुवीकरण, इस कॉपर सल्फेट के घोल ने क्या किया, CuSO4 ने विध्रुवीकरण दोष दूर किया। स्थानीय क्रिया दोष किसने दूर किया, इस पर पारे की परत रही, उसने स्थानीय क्रिया दोष दूर किया। ये आपका था डेनियल सेल। बोलो 2 इलेक्ट्रोलाइट वाला सेल था ये। किसका सुधरावा ऋतु, उसमें भी यही था, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किए।
अब इसकी मुख्य बातें क्या होगी? इसकी मुख्य बातें होगी एनोड कॉपर के रूप में भारी आवरण, कैथोड जिंक की छड़ अंदर होती है, किसमें? सिलेंडर पात्र में। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का घोल होता है। ठीक है, समझ गए? दो घोल इसमें, सिलेंडर पात्र में किसका घोल है? सिलेंडर पात्र में इसमें बल्कि जो भारी आवरण है उसमें तो कॉपर सल्फेट का घोल है और यहाँ H2SO4 तनुगंधक का अम्ल है। दो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रयोग किए हैं। दो क्रियाएं होंगी, स्थानीय क्रिया दोष पारे की परत उससे दूर हुआ और ध्रुवीकरण दोष इसमें CuSO4 का घोल था, इसने दूर किया। बोलो इसमें और कुछ नहीं बचा, यही क्रिया थी। अब उसकी मुख्य बातें बची हैं क्या? जब सेल को बाहर, सेल को प्रयोग नहीं करेंगे, नोट लगा के लिख लेना, कुछ बातें बच गई यहाँ पे। क्या बच गई? सेल को जब प्रयोग में नहीं लेंगे, प्रयोग में नहीं लिया जाए, लिख लेना यहाँ पे, मैं लिख दूं तो फिर यहाँ पे कि सेल को जब प्रयोग में नहीं लिया जाए, लिखो सेल को जब सेल को यूज में नहीं लिया जाए। ये बहुत नोट लगाने वाली बातें हैं, कुछ बातें आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने भी लिखवा दिया आपको। सेल को प्रयोग में नहीं लिया जाए तो क्या करेंगे? सिलेंडर पात्र को बाहर निकाल देंगे, सिलेंडर पात्र को सेल से बाहर निकाल देंगे। सिलेंडर पात्र इसको कहेंगे पोरस पोर्ट। सिलेंडर पात्र को सेल से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? ये भी एक बात है, क्योंकि बाहर निकाल देंगे तो ये कॉपर सल्फेट का घोल इससे क्रिया नहीं करेगा और बाहर मतलब कि इसमें स्थानीय क्रिया दोष नहीं होगा, स्थानीय क्रिया दोष नहीं हो सके, जिससे स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन है, स्थानीय क्रिया दोष न हो, इसके लिए इसको बाहर निकाल देंगे। ये आगे बात, ये आपको एक हिदायत दी जाती है। ठीक है, और ये सेल कौन सा है? स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला सेल होता है। अब मुख्य बातें बच गई, स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला सेल होता है, ये मूल नोट में लगा के लिख लेना। अब दो चार बातें और बच गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या आपको बताऊंगा, पूरी कंप्लीट इसके मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, इसका लिख लेना। आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ये कुछ मुख्य बातें बच गई ही, साथ साथ लिखते चला जाओगे तो ठीक रहेगा, आपको याद रहेगा। 1.9 ओम से लगभग 6 ओम के लगभग होता है, 6 ओम के बीच तक होता है, याद रखना। कितने से? 1.9 ओम से 6 ओम के तक होता है, बीच तक होता है। इसकी ईएमएफ की बात की जाए, इसका ईएमएफ कितना होता है? ईएमएफ कितना होता है इसका? प्रत्येक सेल का आपसे पूछा जाएगा, बाकी मैंने आपको बताया है। इसका ईएमएफ कितना होगा? 1.1 ही माना जाता है, 2 लिख देते हैं, 1.12 वोल्ट होता है, या 1.1 भी हो सकता है आपके सामने, लेकिन यदि स्थिर माना जाए तो 1.12 के लगभग होता है। अब ये देखना है इस सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे। पूछा जाएगा आपसे अधिकतर प्रयोगशाला में कौन से सेल प्रयोग होते हैं। अब कहोगे सर इसको आम यूज नहीं क्यों नहीं कर सकते? और भाई 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसको एक तो स्थिर रखना पड़ेगा, हिला नहीं सकते, क्या इलेक्ट्रोलाइट बाहर आने की संभावना रहती है, कब एसिड है खराब हो जाएगा, और इसको एक बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखना पड़ेगा। इसको लिए इसलिए 2 इलेक्ट्रोलाइट एक तरल के रूप में प्रयोग होने के नाते इसको सिर्फ ओनली प्रयोगशाला में ही प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका काफी बार पूछा गया है। ओनली प्रयोगशाला में, अधिकतर प्रयोगशाला में कौन सा सेल प्रयोग होता है? यूज की बात की जाए, यूज अधिकतर प्रयोगशाला में ही होता है। अधिकतर कहाँ प्रयोग करेंगे? प्रयोगशाला में, लैब में ही प्रयोग होता है, प्रयोगशाला में ही यूज होता है इसका। ये था आपका डैनियल सेल। यदि इस डैनियल सेल से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या हो, आपको समझ में नहीं आया हो, या आपको किसी प्रकार की त्रुटि नजर आई हो, तो मेरे को कमेंट से लिख के जरूर बताना। और वीडियो आपको कितना समझ में आया और कितना आप लोगों ने सीखा, कितना नोट्स बने, वो भी आपको कमेंट्स में लिखना जरूरी है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग समझ रहे हो। तो दोस्तों, और इस सेल से संबंधित किसी प्रकार के यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है या आपके पेपर में आया हो, तो मेरे को कमेंट से लिख के बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।